नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की सारी मशीनरी इस वक्त मोदी और शाह के हाथ में। लेकिन इसके बाद भी बिहार चुनाव में बीजेपी मुसीबत में है। और यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार कितना नाराज हैं या फिर एनडीए में क्या खटपट। यहां बात सिर्फ बीजेपी की हो रही है, बिहार की हो रही है, जहां कई बड़े नेता, पार्टी के कई टॉप लीडर्स गुजरात लॉबी के खिलाफ खड़े हो गए। आप कह सकते हैं कि खुली बगावत है और ऐसा लगता है इस बगावत को देखकर कि बीजेपी ही बीजेपी को निपटाने में लगी। और इसके सारे प्रमाण तथ्यों के साथ मैं आगे इस वीडियो में आपको दूंगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी की इस कमजोरी, इस इंटरनल वीकनेस का लाभ, फायदा क्या महागठबंधन आने वाले दिनों में उठा पाएगी? क्योंकि चुनाव जो है बहुत क्रूशल स्टेज पर है। कुछ ही दिन के बाद पहले फेज की वोटिंग, और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी फिर से एक बार बिहार की सड़कों पर उतरे हैं, क्या हम कह सकते हैं एडवांटेज इंडिया गठबंधन, महागठबंधन? लेकिन दोस्तों, पहले बात करते हैं बीजेपी के भीतर जो घमासान, उसकी बात करते हैं। पार्टी में जो आग लगी है, जिसे गोदी मीडिया आपको दिखा नहीं रही है, और जो अमित शाह के बुझाए बुझ नहीं रही। बीजेपी के अंदर इंटरनल फैक्शंस। अब बीजेपी के अंदर हालात कितने खराब हैं, इसका प्रमाण बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के सीनियर बीजेपी लीडर आरके सिंह से बेहतर कोई नहीं दे सकता। आरके सिंह कह रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी बिहार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, अपराधियों का बोलबाला है, और जिस आदमी को अमित शाह मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, उस आदमी पर भी हत्या और अपहरण के आरोप लगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह कैमरे पर बोल रहे हैं। दूसरे कौन है नेता? दूसरे नेता हैं भाजपा के, जो कि यहाँ पर भाजपा का संचालन करते हैं बिहार में, वो है नित्यानंद राय। उन पर भी हत्या के दो मुकदमे रहे हैं, अपहरण के भी मुकदमे रहे, तो वो भी उपयुक्त प्रतीत, वो तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए। अब नित्यानंद राय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह के खास हैं, और गुजरात लॉबी की फर्स्ट चॉइस हैं। अगर एनडीए की सरकार आती है तो सीएम बनने की फर्स्ट चॉइस नित्यानंद राय, जिनके बारे में आपने सुना आरके सिंह क्या कह रहे थे कि हत्या के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। बहरहाल, आरके सिंह जाने, नित्यानंद राय जाने, अमित शाह जाने, मैं चाहता हूं कि आप एक और तस्वीर देखिए। और ये जो साहब हैं, ये भी मामूली हस्ती नहीं है। इस वक्त स्पीकर हैं बिहार असेंबली के, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं, नाम नंद किशोर यादव है, और ये भी बेहद नाराज़ हैं मोदी जी के चाणक्य से, शाह साहब से। अब नंद किशोर यादव का इस बार टिकट काट दिया गया, गुजरात लॉबी ने, अमित शाह ने, मोदी ने, और ये कहा गया कि साहब नंद किशोर जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, कई बार के विधायक हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि बीजेपी में जो बुजुर्ग वाली, यानी जब आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है, उसे रिटायर किया जाता है, उसकी एज 75। ये बात तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी कही थी मोदी जी के लिए, और 75 बरस की उम्र में एक पूरी कतार की कतार रिटायर की गई। ये भी बात सही है कि भाई 75 बरस में रिटायर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ नंद किशोर जी अभी 75 के नहीं हुए हैं, लिखा पढ़ी में उनकी उम्र 72 साल है, और इसीलिए नाराजगी भी है और जायज़ भी है। अब बीजेपी के एक और कद्दावर नेता हैं, कहते हैं कि इन साहब ने बीजेपी को बिहार में खड़ा किया, बीजेपी का पौधा सींचा इन्होंने। अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता बीजेपी के। अब इनका दर्द भी जान लीजिए। इनका दर्द यह है कि सबसे पहले जब शाह साहब इनसे नाराज हुए, वजह जो भी हो, सबसे पहले इनको घर बैठा दिया गया। और चौबे साहब को ही सिर्फ घर नहीं बैठाया, पूरे परिवार को ही घर बैठा दिया, क्योंकि चौबे साहब के जो बेटे थे, जिनको टिकट मिलना था, सारी उम्मीद थी, बेटे का टिकट शाह साहब ने, मोदी जी ने काट दिया। अब भीतर ही भीतर चौबे साहब की नाराज़गी आप समझ सकते हैं, और इस नाराज़गी का असर भी जान सकते हैं। अब एक और कद्दावर नेता हैं शाहनवाज हुसैन, मोदी जी से पहले केंद्र में मंत्री बन गए थे, अटल जी के बड़े खास रहे शाहनवाज हुसैन, इनको भी टिकट नहीं दिया। राजीव प्रताप रूडी, इनका तो हाल ये है कि इनसे तो अमित शाह बात भी नहीं करते हैं। और अगर हम बात रामेश्वर चौरसिया की करें, जिनको मुख्यमंत्री का मटेरियल बोला जाता है,
इनके भी हाल ऐसे ही हैं जो रूडी के हैं या रविशंकर प्रसाद के हैं या फिर शाहनवाज हुसैन के हैं या चौबे जी के हैं या फिर आर.के. सिंह के। आप कह सकते हैं कुल मिलाकर कि बीजेपी की स्थिति अंदर की यह है कि एक बड़ी लॉबी, पावरफुल लॉबी, जेन्युइन लॉबी जिसने बीजेपी को खड़ा किया, उसकी अमित शाह के साथ, गुजरात लॉबी के साथ नहीं बन रही है। अंदर ही अंदर बगावत है, खुली बगावत है। और इस बगावत के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कार्यकर्ताओं में, काडर में। और यही नहीं, उम्मीदवार भी परेशान हैं बीजेपी के। अब दोस्तों, जो ऑडियंस बिहार से जुड़े हैं या फिर बिहार की राजनीति को गहराई से समझते हैं, बीजेपी को समझते हैं, वो कहेंगे कि बहुत से नाम, बहुत से बागी नाम जो बीजेपी में हैं मैंने छोड़ दी। दरअसल इतनी लंबी लिस्ट है बागियों की, इतनी लंबी लिस्ट है कि बहुत देर लग जाएगी। और आगे एक्सपर्ट से बात करेंगे, अंदर तक जाएंगे इस सवाल में। लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि एक तरफ जहां बीजेपी में एनडीए का एक लीड पार्टनर, उसके भीतर आग लगी है, अमित शाह के बुझाई रही बुझ रही। दूसरी तरफ एक जो सकारात्मक डेवलपमेंट हो रहा है वो महागठबंधन में हो रहा है। महागठबंधन जिसमें 10 दिन पहले तक मायूसी थी, अब हर दिन बड़ी तेजी से रिकवर कर रही। और आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की एक संयुक्त बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें कहा, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, हालांकि उनकी हर घोषणा कहीं ना कहीं वोट पर केंद्रित थी, लेकिन एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी पुरानी पेंशन वापस लौट आएंगे। यानी जिन कर्मचारियों के हाथ में, बिहार सरकार के जिन अधिकारियों के हाथ में मशीनें होंगी जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, एक बड़ी सौगात तेजस्वी यादव ने दी। आगे डिटेल में जाऊंगा। और एक बात यहां और ऐड करना चाहता हूं कि तेजस्वी और राहुल गांधी जिस तर्ज पर, जिस स्केल पर बिहार का दौरा करने जा रहे हैं एक साथ, एक मंच पर, वो भी एक गेम चेंजर हो सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या इसका लाभ महागठबंधन उठाती है या नहीं उठाती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर बीजेपी के अंदर ही अंदर कलह है और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, और दूसरी तरफ महागठबंधन अगर रिकवरी मोड में, और जिस तर्ज पर राहुल और तेजस्वी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या हम माने कि आज की तारीख में, मैं कल की बात नहीं कर रहा, ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की, आज की तारीख में क्या महागठबंधन आगे चल रहा है, उसको एज मिल रही है, या फिर मुकाबला अभी भी कांटे का है, या फिर अमित शाह ने अपने सारे पत्ते अभी नहीं चले, कोई बड़ा पत्ता अमित शाह का आना बाकी है। अब आज 3 खास मेहमान हैं। कन्हैया बेल्हारी साहब होंगे, 45 साल का तजुर्बा है और हर खेमे को भीतर तक जानते हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, नीतीश, लालू, कोई भी हो, उनको सुनिएगा, कई अंदर की खबर देने जा रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत होंगे। उमाकांत जी से आज मैंने पूछा कि भाई खुलकर बोलिए, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या मशीनों का डर अभी भी सता रहा है कि मशीनों का खेल होगा, या आपको लगता है कि वाकई महागठबंधन लीड कर रहा है? सुनिएगा, उनका जवाब सुनिएगा। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट होंगे अभिषेक कुमार, वो भी अंदर की कई खबरें देने जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल बेल्हारी साहब ये है कि भाई अमित शाह जो मोदी जी के चाणक्य हैं, उनको राजीव प्रताप रूडी से तकलीफ है, उनको बीजेपी के और बड़े नेता आर.के. सिंह से तकलीफ है, शाहनवाज हुसैन को तो वो टिकट के लायक नहीं समझते, रविशंकर प्रसाद से सीधे तौर पे बात नहीं कर सकते, अश्विनी चौबे जिसने बीजेपी को बिहार में मजबूत करने में एक बड़ा समय दिया अपना कैरियर का, अश्विनी चौबे के बेटे तक को टिकट नहीं दिया। तो ऐसी लंबी लिस्ट है, उसमें राजेंद्र सिंह का भी नाम है और भी बहुत से नाम है, नंदकिशोर यादव जो स्पीकर थे उनका भी नाम है। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उससे परहेज क्यों है मिस्टर अमित शाह को या मिस्टर मोदी को? देखिए, मोदी को परहेज है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ जो बातें आती हैं, चर्चा होती है, जैसे सुशील कुमार मोदी को भी पसंद नहीं करते थे अमित शाह। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि बेचारे छछन के रह गए, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। नीतीश कुमार ने पैरवी की कि अरे भाई राम लक्ष्मण की हमारी जोड़ी है, रहने दीजिए, लेकिन अमित शाह से ना। उसमें कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये है कि जब कड़ी पार थे वो और बिहार में सुशील कुमार मोदी से जो मिलने आए थे,
तो 2-3 दिन के बाद वो मिल पाए थे या फोन पर बात हुई थी? उस समय तो अमित शाह से बड़ा मतलब नेता नीतीश कुमार मोदी। सुशील मोदी ने अमित शाह को टाइम नहीं दिया, 2-3 दिन बाहर बैठा दिया, ये आप कह सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं जी बैठे थे, कहीं से हम मैंने बाहर बैठा, बाहर नहीं बैठा, कहीं बातचीत नहीं हुआ। इसलिए कि आप जानते हैं कि तब सुशील मोदी जो है अमित शाह से बड़ा नेता हुआ करते थे। जी और हाँ, ये है दूसरा जो अभी उनके गुड बुक में है, जैसे आपको ये गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, इन लोगों ने बहुत उस समय ख्याल रखा अमित शाह का। ऐसी चर्चा है इसमें, देखिए क्या सच्चाई है पता नहीं, जी लेकिन ऐसी चर्चा पॉलिटिकल सर्किल में होती है। दूसरी बात यह भी है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में जो चर्चा रहती है कि कई बार मंत्री के रूप में आए, उस समय वो बड़ा नेता हुआ करते थे, प्रभारी भी थे गुजरात के, कुछ दिनों तक जी मंत्री भी थे। तो अमित शाह उनसे बढ़िया से बात भी नहीं करते थे। जब वो अमित शाह मिलते थे कोई मैसेज लेकर के, मोदी चीफ मिनिस्टर का या वैसे भी, बड़ा जी नेता था। ये चर्चा है पॉलिटिकल, इसमें क्या सच्चाई है? तो अमित शाह बदला लेते हैं, अमित शाह। ओके, हाँ, ये चर्चा है कि अमित शाह छोड़ते नहीं है, चाणक्य वो बदला लेता समय है। आने। हाँ, उसी तरह शहनवाज हुसैन साहब, ये भी बड़ा नेता थे, ये भी उनसे जो रविशंकर है उस तरह प्रसाद। का। रविशंकर प्रसाद भी, रविशंकर प्रसाद तो थोड़ा इनका माइंडसेट भी वैसा है, पत्रकारों से भी जब मंत्री रहते हैं तो बतियाते नहीं है, जब मंत्री नहीं रहते हैं तो क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप ये जी पूछते रहते हैं। लेकिन जब ये लेकिन भी जब बेलारी मंत्री साहब, थे उसे। क्या क्या आपसे ये सवाल किया जा सकता है? वो तो आपने सबके बारे में बता दिया, मैं तो रखता हूँ आप 2 घंटे तक ऐसे ही बोलते जाएंगे कि साहब फलाना ऐसा था, ये वो ऐसा था। मैं जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूँ, क्या जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उनमें और अमित शाह में बनती नहीं, तो क्या मैं मानूं कि बीजेपी में दो फाड़ है, दो ग्रुप्स हैं? एक पुराने नेताओं का ग्रुप है और एक अमित शाह के जो नेता हैं, उसमें सम्राट चौधरी हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो सकते हैं, और कई चेले चापड़ हो सकते हैं उनके। क्या अमित शाह का ग्रुप अलग है बीजेपी में, और एक पुराने लोगों का ग्रुप अलग है जिसमें रामेश्वर चौरसिया हो, राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, अश्वनी चौबे हो, इस तरह के लोग? टू ग्रुप्स मिस्टर बेलारी। मैंने आपको कल बताया था लगता है, इसमें मैंने बताया था कि अभी यहाँ दो ग्रुप हो गया है। एक ग्रुप जो है, जो समर्पित है अमित शाह के प्रति। अमित शाह को हमें प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंचाना है, उसमें लग जाना ओके है। हाँ वो एकदम समर्पित भाव से हैं उनके। और दूसरा है जो पार्टी के प्रति समर्पित है, कि बीजेपी को, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी से हैं, हम सब बीजेपी से हैं। तो यहाँ तो दो ग्रुप है ही, मैंने परसों या कल आपको बताया भी था। और वो जो समर्पित भाव से है, एकदम खांटी, जिसको लॉयल कहते हैं अमित शाह का, उसमें मैंने नाम भी बताया था कि जिसमें नित्यानंद राय जी हैं, मंगल पांडे हैं, नितिन जी नवीन जो यहाँ मंत्री हैं वो हैं, संजय मयूख है, एमएलसी हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता में कोई बड़े पद पर हैं वो। ये सब सारे लोग जो हैं, और भी हो सकता है दो चार हों। इसके बाद एक राधा मोहन शर्मा है जो महामंत्री हैं प्रदेश में। ये हार्ड कोर शाह समर्थक माने जाते हैं। ओके अब दिलीप ओके जायसवाल जो हैं, या आपको सम्राट चौधरी हैं, ये लोग उनके साथ हार्ड कोर नहीं माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि ये जो है अब पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी नेतृत्व के प्रति समर्पित है। तो दो फाक तो है ही, तो दिखता भी है। ओके ओके, दो फाड़। बिलानी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में ग्रुपिज्म इतना ज्यादा है कि दो फाड़ हैं, दो हिस्सों में बटी बीजेपी है, ये वो कह रहे हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ रहा है। भाई अभिषेक, आप भी बीजेपी पे बड़ी जबरदस्त नजर रखते हैं, मुझे शॉर्ट में एक लाइन में बताइए कि बीजेपी में ये जो अंतर कलह है, ये जो घर की कलह चल रही है, क्या इससे बीजेपी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? क्या बीजेपी की सीटें कम हो सकती, बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है? देखिए, काडर परेशान है। बिहार में आप किसी से बात करें, एक बात वो जरूर कहेगा जिसको राजनीति की समझ है। 2020 में जो स्थिति जेडीयू की थी वो स्थिति अभी बीजेपी की है, और जो स्थिति बीजेपी की थी वो स्थिति अभी जेडीयू की है। वहां ओके चिराग मॉडल जेडीयू के अगेंस्ट था, यहाँ प्रशांत किशोर मॉडल बीजेपी की सीटों पर प्रभावी है।
वहां जेडीयू बिखरी हुई नजर आ रही थी, यहां बीजेपी बिखरी हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से इक्वेशन उल्टा हुआ है। और आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार की पूरी मशीनरी को एक झटके में खरीद लिया है। जी। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, सत्ता में ओ आए माय गॉड। तो पहली कैबिनेट में वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जो काम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कहा था और किया, अब हर बूथ पर इलेक्शन ड्यूटी कौन करेगा? प्रिजाइडिंग अफसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोलिंग, ईवीएम का समझ कंट्रोल, गया, सब समझ गया। किसके पास होगा? मैं समझ गया कि जी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी मशीनों का रखरखाव करते हैं, चुनाव कंडक्ट कराते हैं, उनको सबसे बड़ी सौगात तेजस्वी ने प्रॉमिस की है। ठीक है, मैं समझ गया, मास्टर स्ट्रोक है। मैं इधर आ रहा हूँ मिस्टर लखेड़ा के पास। लखेड़ा साहब, भाई आपकी तो रिसर्च है, मोदी और शाह पे तो रिसर्च है, 15-20 साल की आपकी रिसर्च है। मुझे बताइए कि अमित शाह ऐसा क्यों करते हैं कि जिस स्टेट में जाते हैं उसका जो सीनियर लीडरशिप होती है, मान लीजिए कर्नाटक गए तो येदुरप्पा की गर्दन पे ही जो है तलवार रख दी, जहां जाते हैं तलवार रख देते हैं, राजस्थान जाते हैं तो वसुंधरा की गर्दन पे तलवार है, मध्य प्रदेश गए तो बेइज्जत कर दिया शिवराज सिंह चौहान को। ऐसा क्यों करते हैं? क्या बीजेपी का शासन चाहते हैं या गुजरात लॉबी का शासन चाहते हैं ये बिहार में? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा वाजिब सवाल है आपका। और ऐसे मौके पर जब बिहार का जो पूरा चुनाव है वो पूरी तरह डायरेक्शनलेस, दिशाहीनता की तरफ बढ़ रहा है, और वहां जो कुछ भी अराजकता का माहौल है भाजपा बिहार में, उसके लिए गुजरात लॉबी पूरी तरह जिम्मेदार है। और उसका कारण है कि इन्होंने ना तो बिहार को समझा ना देश को समझा। ये केवल गुजरात के बाहर इनको पता नहीं है कि गुजरात के बाहर भी कोई देश है और कोई भाजपा है। वो तो राजनीति का एक फेज था, उस फेज में अंधे के हाथ बटेर लगा हुआ है क्योंकि अपोजिशन बिखरा हुआ था। और ऐसा फेज राजनीति का है जिसमें धर्म के आधार पर आप वोट कर रहे हैं, आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, खुले मंच से आप एक समुदाय के लोगों के खिलाफ उलझुल बकते हैं, बोलते हैं। तो ये एक फेज था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर दिया। और जो तुम्हारे साथ नहीं है वो आपका दुश्मन है, पार्टी के भीतर है, पार्टी के अंदर है, संगठन में है, लेकिन उनकी हालत ये कर रखी, मरणासन हालत कर रखी है, किसी काम के नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये हालत कर रखी है। और ये टेरर का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर, आरएसएस के अंदर जो आतंक का माहौल है, आप किससे बात कर रहे हैं उस क्या पत्र? आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि भाई जो सीनियर लीडर हैं वो मतलब उनको एकदम हाशिए पर कर दिया, तो क्या राजीव प्रताप रूडी या शाहनवाज हुसैन या रविशंकर प्रसाद, इन लोगों का अब फ्यूचर नहीं है बीजेपी में? इनके रहते तो कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर कहां से हो गया उनका? जो देखिए, एक उम्र होती है राजनीति की, पब्लिक लाइफ की एक एज होती है। इनको डिफंग कर दिया, इनको कह दिया आपकी जरूरत ही नहीं है। जो जो आज मीडिया की हालत है कि जरूरत ही नहीं है, पत्रकारों की, लिखने पढ़ने वाले की जरूरत नहीं है, तो उसमें इन लोगों की जरूरत नहीं उनको। आप ये बताइए कि इनके मतलब मंत्रालय रूडी, में रविशंकर, शाहनवाज, आरके सिंह, इन लोगों कोई की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। सारी बागडोर, सारा सिस्टम अब अमित शाह के हाथ में। सीनियर लीडर्स को पसंद नहीं करते। बिलाड़ी साहब, जो मेरा सवाल है, सवाल ये कि अभी हम चारों लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई बीजेपी के अंदर जो है बहुत ही अंतर्कलह है, आपस में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, खासकर सीनियर लीडरशिप वर्सेस अमित शाह की टीम में झगड़ा है। आपने भी कहा कि दो हिस्सों में बीजेपी बटी है। उधर हम जेडीयू देख रहे हैं तो जेडीयू भी दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ संजय झा, लल्लन सिंह जैसे लोग हैं और एक तरफ नीतीश कुमार के जो पुराने वफादार हैं वो हैं। तो वहां भी दो टुकड़ों में है। इसी तरह की खटपट चिराग पासवान और जेडीयू में भी चल रही। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? अगर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन में आपको क्या दिख रहा है? दिख क्या रहा है आपको? क्या तेजस्वी कमबैक कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं इन झगड़ों का? देखिए, बीजेपी में बहुत कई नेताओं से मेरी बातचीत होती है, बहुत परेशान और नाराज हैं अमित शाह के उस बयान से जिसमें उन्होंने कह दिया कि विधायक चुनते हैं एमपी चीफ मिनिस्टर। जी। उनका कहना है कि ये करके इन्होंने ब्लंडर कर दिया है।
अमित शाह ने। और नीतीश कुमार, हाँ, ब्लंडर कर दिया। क्यों कहा इन्होंने? तो हमने कहा कि भाई एक स्ट्रेटजी है कि नीतीश कुमार को हटाना है, तो नीतीश कुमार को क्या हटाएंगे? यही नहीं हट, सब लोग हट जाए। क्या यही ना और हट जाए? अगर यही लोग ना हट जाए, नीतीश कुमार माने में उनके एक एमपी को ये नहीं तोड़ पाएंगे। सारे कई लोगों पर डोरे डाले जा रहे हैं 12 में, एक एमपी ये नहीं तोड़ पाएंगे उनके। बड़ी बात भिलारी साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित और शाह जो हाँ, भाई तोड़ने में एक्सपर्ट है, तोड़ने में जो आदमी एक्सपर्ट है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के किसी एमपी को नहीं तोड़ सकते? एकदम जो हमको बताना था। और अगर 5 तारीख तक, जी 4 तारीख तक फर्स्ट फेज का लास्ट जो हाँ, है 6 तारीख से पहले। 4 जी हाँ, 4 तारीख को है। अगर ये लोग नहीं बोलेंगे तो देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है। बहुत कुछ मतलब हो सकता है, इनको 4 बोलना ही पड़ेगा। तारीख तक 4 तारीख तक अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं डिक्लेयर करते अमित शाह या मोदी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये आप कह रहे हैं? कुछ मैं यही कह रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं मुझसे कि हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी देर न किया जाए। आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री के साथ 2 मीटिंग में? क्यों प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राजगीर से हटा करके नवादा में कर दिया कि नहीं, नालंदा में उनका कार्यक्रम नहीं होगा? क्यों मुख्यमंत्री अकेले कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं? और जो हमको जो बताया गया, मैंने बताया हमारा सोर्स, जी कि हो सकता है कि आगे आने वाले जितने भी मीटिंग नीतीश प्रधानमंत्री को एक में भी न जाए, ओ माय ऐसा गॉड। भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए इन लोगों को 4 तारीख के पहले ऐसा नहीं, ऐसा इतना थोड़े उनका दिमाग खराब हो गया कि चीजों को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा ही थोड़े वो चीफ मिनिस्टर हाउस में खरना के दिन और अर्घ के दिन कई पुराने लोग नहीं पहुंच पाए, एंट्री नहीं मिली। मनीष वर्मा गए, ओके ललन सराफ दिखे, बाकी लोग कहाँ थे? ये तो पहले ही पहुंच जाते थे दोपहर में। एंट्री नहीं मिली मतलब किसी की। आखिर नीतीश बहुत कुमार कुछ के चल रहा है घर, ना जी। नीतीश कुमार के घर में कई लोगों को एंट्री नहीं मिली, ये आप कह रहे हैं? और कहा दिखेगा कहीं? पूरा परिवार था नीतीश कुमार का। बाहर में अगर कोई दूसरा था अदर देन फैमिली एम्बिट, उसमें केवल ललन सराफ थे और मनीष वर्मा थे। संजय झा तो होंगे साहब, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के। वह कहीं के पता था है कहा, देखे हैं क्या? कहीं नहीं है, किसी क्या फ्रेम बात में कर रहे देखे हैं? उनको आप? अरे भिलारी साहब, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं साहब, सारा सिस्टम इनके हाथ में। मुझे तो कोई कह रहा था कि अडानी और अंबानी के भी फोन आने लगे संजय झा के पास, अब इतने पावरफुल है। कार्यकारी अध्यक्ष है कि कारोबारी अध्यक्ष है, ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा लेकिन कल थे नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष ने कारोबारी अध्यक्ष बता रहे हैं भाई। अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि जो अभी बिहारी साहब ने कहा कि 4 नवंबर जो है वो डेडलाइन है, 4 नवंबर से पहले गुजरात लॉबी को मोदी शाह को डिक्लेयर करना होगा नीतीश कुमार को सीएम फेस। अगर सीएम का चेहरा उन्होंने ऐलान नहीं किया मोदी शाह ने 4 तारीख तक, तो फिर ये कह रहे हैं परले आने वाली है पटना में। ये बात इनकी कितने हद तक सही है? आंशिक रूप से भेलारी जी के बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बातों को मैं काट नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार भी चाह रहे होंगे कि अच्छा करे बीजेपी उनके नाम का ऐलान ना करे, क्योंकि अच्छा उनकी सीटों पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं होने से बीजेपी का जो कोर वोटर है उसकी स्थिति जेडीयू की सीटों पर क्या है, मरता क्या ना करता, वो जाएगा कहां? चिराग मॉडल तो है नहीं। जेडीयू के वोटर के सामने स्थिति यह है कि वो जहां चाहे, जहां नीतीश कुमार और जेडीयू का इशारा हो वहां चला जाएगा। तो नुकसान बीजेपी का है, नुकसान जेडीयू का नहीं हो रहा है। इससे नुकसान चिराग पासवान के कैंडिडेट का हो रहा है, नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का हो रहा है। अब आज देखिए, आप बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है तेजस्वी यादव ने कि अति पिछड़ों का आरक्षण जो 20% है पंचायत और नगर निकाय में, उस अर्बन लोकल बॉडी में, उसको बढ़ा के हम 30% करेंगे। वो नीतीश कुमार के वोटर को ललचा रहे हैं। यानी एक तरफ नीतीश कुमार का वोटर सशंकित है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से बोनांजा मिल रहा है, और नीतीश कुमार अलग रैली कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि घाटा किसको होने जा रहा है। ठीक, एक सवाल लखेड़ा साहब करूंगा, फिर मैं जरा भिलारी साहब के पास आऊंगा, जरा असेसमेंट पूछूंगा मैं। क्या आपको लगता है, हम लोग ने पूरी बातचीत में बीजेपी का तो पोस्टमार्टम किया, जेडीयू के भी भीतर हम लोग गए, प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर के तौर पे जो मीडिया कह रही है,
बिहार की जी कि भाई जी। एक फैक्टर हैं आज की तारीख में। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर मोदी और शाह के लिए मुसीबत बन रहे हैं? और अगर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर बीजेपी को नुकसान करेंगे इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर एक किस्म से वो एक ऐसी मिसाइल है, वो किसको वोट कहाँ काटेंगे अच्छा। तो इसके बारे में पता नहीं, अनगाइडेड मिसाइल जिसको बोलते हैं, कहाँ काटेंगे। उसका कारण क्या है कि ये कंफ्यूजन प्रशांत किशोर ने खुद फैला दिया। उसका कारण था कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं सारी सीटों पर लड़ भी रहे, वो काफी जगह कुछ सीटों को जी। छोड़ के सारी सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतार फिर उन्होंने कहा उतार कि रखे, कुछ हम जगह डमी है, तेजस्वी नाम के मात्र खिलाफ के खड़े कर लड़ेंगे। दिए, लेकिन कर दिए तेजस्वी के खिलाफ। वो जो उन्होंने पैंतरा बदला, उससे उन्होंने जो टेम्पो बनाया था सम्राट चौधरी एंड कंपनी को एक्सपोज करके, जो टेम्पो बना था, जो ग्राहक एक महाबली के तौर पर प्रशांत किशोर बिहार में जी, पदार्पण दिख हो रहे गया थे। था उनका और नए अवतार के तौर पर दिख रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने वापस चले गए, जो 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 बाढ़ आई थी उनके लिए, वो बाढ़ का पानी वापस वहीं चला गया जहां से वो शुरू हुए थे। तो ओके। जो 1 साल पहले, 6 महीने पहले वो जो बात कर रहे थे, वो देखिए उनके पास इंटेलेक्चुअल क्लास है। 1% वोट उन्होंने कट्टर वोट बैंक अपना बना लिया है। 1-2% जो वोट है कैंडिडेट का, जिनको उन्होंने बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जब जेडीयू ने, आरजेडी ने, इनके पुराने लोग सोशलिस्ट वगैरह, जो वो कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट के अपना कितना जनाधार है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि बहुत सारी सीटों पर नेक टू नेक फाइट में फंसी हुई है, तो उससे तो अपनी छाया से भी डर लगने लग गया है। ओके। बीजेपी अपनी छाया से भी डर रही है, अपने लोगों से डर रही है कि हमारे लोग हमें ना हरा दे। तो प्रशांत किशोर को तो 30-40 सीटों पर उनको हराएंगे पक्का। जी, उनकी जो सीटें हैं, जीत की संभावनाओं को समझ वो गए। धूमिल करेंगे। 30-40 सीटों पर इसकी संभावनाएं प्रकट की जा रही है। जी समझ गए। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के पूरे अपराध का कच्चा चिट्ठा खोला, या जिस तरह से उन्होंने दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनका कच्चा चिट्ठा खोला, अगर इसी तर्ज पर वो खुलासे करते जाते और बिहार को चौंकाते जाते तो मोमेंटम उनका बना रहता। ये कह रहे हैं कि वो मोमेंटम थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है। आखिरी सवाल भाई बिलारी साहब, और मतलब मुझे लगता है दस्तूर भी है और पूछना भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब छठ वट सारा माहौल त्योहार सब खत्म हो गया है, अब प्योर एंड प्योर इलेक्शन है सबके सामने? क्या एनडीए आपको आगे लग रहा है, या आपको गठबंधन आगे लग रहा है, या आपको ये मुकाबला फंसा हुआ दिख रहा है? मुकाबला कहाँ फंसा हुआ है अब? एनडीए ओके। के लोग फंसे हुए। इसका तो अब साफ चलने लगा। अब दोनों कल भी जा रहे हैं, रोज 5 को मीटिंग कर रहे हैं। ये उनका हो राहुल और गया कि तेजस्वी। नीतीश, राहुल और तेजस्वी कल साथ साथ जाएंगे। और आज भी कई जगह गए तेजस्वी यादव, उसके बाद आए और संकल्प पत्र जारी करना था वहां। डेली ये 5 से 6 मीटिंग कर रहे हैं। अभी बीजेपी के तरफ से इनके बराबर का कौन नेता है जो इतना मेहनत कर रहा है? वो तो अपने कंट्राडिक्शन में ही फंसे हुए हैं। और इधर ये क्या कहते हैं, नीतीश कुमार भी अलग करने लगे। तो ओके। ये तो आपस में ही अभी उलझे हुए हैं, जबकि तो महागठबंधन में इस तरह का कोई उलझाव नहीं। और एक पात्र जो इसमें आया है, इसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनडीए महागठबंधन के साथ जो जुड़ा है एक पात्र और, आईपी गुप्ता। ओके। आईपी, जी हाँ, जी। आईपी गुप्ता, पान समाज का। अब जी। उसका वो जो जो जहां भी है वो कट्टर है, और वो केवल और केवल नेता मानते हैं अपना तो आईपी गुप्ता को। वो भी ये समझ एडवांटेज है। लीजिए, बहुत मतलब आप कह रहे एडवांटेज हैं है। महागठबंधन को एज है? 23 लाख उनके वोटर हैं। 23 लाख वोटर हैं। तो तो एज किसको है, महागठबंधन को है? महागठबंधन को है, स्वाभाविक अच्छा, है। चलिए। चलिए साहब, अपने मतलब विचारों पर कायम है बिलारी साहब। वो कह रहे हैं महागठबंधन को एज है, तमाम इन्होंने कारण दिए। अभिषेक 30 सेकंड है भाई, आप भी बता दीजिए आपका डेटा क्या कह रहा है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन आगे है, या आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एनडीए कमबैक कर रहा है? देखिए, कल तक मुझे लग रहा था, आज 4 बजे के पहले तक मुझे लग रहा था कि एनडीए आगे है। अच्छा। लेकिन अब जिस प्रकार से ओपीएस वाला मामला सामने आया है, और ये ओपीएस अति मतलब पिछड़ों ओल्ड के पेंशन आरक्षण वाला, स्कीम। जी, ओ, मतलब जिन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में मशीन का कंट्रोल होगा,
उन सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी डिमांड उनकी पूरी की जा रही है पेंशन की। आखिरी सवाल भाई आज है लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब भाई, आप तो रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि भाई मैं तो प्रेडिक्ट ही नहीं करूंगा। आज अगर आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें, या आप वही कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं कि क्या होने जा रहा है 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, कुछ बोलना चाहेंगे आप 14 तारीख के बारे में? मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। इसमें पूरा इलेक्शन कमीशन पर मैं जो रिसर्च कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की पूरी ड्यूटी लगी हुई है कि आपको, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की, तो ये लगा कि बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए कोई एहतियात कड़े कदम उठाने का ऐलान होने वाला है। क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं 1991 से इलेक्शन कमीशन कवर करता हूं। इस तरह का अगर 90-91 से मैं इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा हूं, मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रिवीजन हो रहा है तो उसके लिए तो एक प्रेस नोट जाता है और एक सिंगल लाइन खबर बोलती है। इसके लिए 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि आरजेडी को इलेक्शन से पहले ईडी की सारा पेशी पूसी, ईडी सीबीआई ये सब उनकी राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई। और मेरी जो सूचना है, ये सूचना का 2 ही लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लालू और तेजस्वी, कि इनको डराया गया भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों के द्वारा कि देखिए, कांग्रेस को अपने आसपास मत आने दीजिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त नहीं होनी चाहिए। और ये जो लगा बीच में, जो कन्फ्रंटेशन सीटों को लेकर के, आरजेडी की उपेक्षा और आरजेडी चुप है, कांग्रेस चुप है, इसमें बहुत बड़ा प्रेशर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर जबरदस्त प्रेशर बीजेपी वालों का। अगर ये अगर पिछड़ नहीं रहे तो ये प्रेशर क्यों, अनैतिक दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में कांग्रेस को मत आने दो, राहुल गांधी को मत आने दो। और आज राहुल गांधी का डर इतना ज्यादा है कि इनको ये लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी स्टिंग ऑपरेशन ना कर रहे हो इलेक्शन कमीशन का। ये हालत है, इतने डरे हुए पूरी मशीनरी। मैं समझ गया, आप प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन 2 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि तेजस्वी पर और लालू परिवार पर, उनके ऊपर अमित शाह या बीजेपी या जिसका भी प्रेशर था, दबाव था। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ हैं, तो वो प्रेशर तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। दीपक जी, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूं। जो कहा जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर काम करेगा, तो ज्ञानेश कुमार की पूरी मशीनरी तो तेजस्वी यादव के साथ एक यूं कहे कि हिप्नोटाइज होती हुई जा रही है। चलिए, हिप्नोटाइज वर्ड में यूज कर रहा हूं, जब तक कि खुद नीतीश कुमार ऐलान ना करे कि हम भी मैं समझ गया। मैं फाइनल वर्डिक्ट दे दूं अपने दोस्तों को। बिहारी साहब कह रहे हैं महागठबंधन आगे है, अभिषेक कह रहे हैं कि जिस तरह से पेंशन का कार्ड खेला है, ट्रम्प का इक्का है वो तेजस्वी की तरफ से जो आज फेंका गया, उससे कहीं ना कहीं चुनाव पलटेगा। और साथ में लखेड़ा साहब हैं, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें अभी भी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये कोई जोखिम नहीं लेंगे। भाई आप किंग, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आप भी आज खुलकर बोले। और भाई लखेड़ा साहब, आपकी तो कहना ही क्या, आप तो खुलकर बोलते हैं और आप कहते हैं कि आप तो 14 तारीख के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। आपको अभी भी अमित शाह के खेल पर भरोसा है कि वो कुछ कांड कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई, सबकी अपनी अपनी राय है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।